कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरुष और अपने पिता के बारे में सुनकर एकम सन्न रह गया था। मनु ने बताया कि एक दरिंदा लता को नोच रहा था। पापा ने बताया वो आरुष ही था। ड्रग्स लेने के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो ड्रग्स का इतना आदी हो गया था कि अब उसे खुद का भी पता नहीं था। पापा बता रहे थे वो बचपन से खुद को तुम्हारे जैसा बनाना चाहता था, इसलिए सरना ने भी अकेले में उसे एकम कहना शुरू कर दिया था, या उसका इरादा उसे एकम बनाकर आपकी जायदाद हड़पने का रहा हो। मुझे लगता है कि उसने मेरी शादी जानबूझकर मानसी की जगह तुमसे करवाई कि बाद में आरुष की शादी मानसी से करा के जायदाद उसके नाम कराना चाहती हो, एकम बोला। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा मानसी। फिर आगे क्या हुआ बताओ, अतुल बोला। फिर मैं किसी तरह वहाँ से बचकर अपने कमरे में आ गई। वो मम्मी ने मुझे कपड़े ला कर दिए। मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे, पर उन्होंने स्पेशली कहा कि यही पहनना है। अब मैं क्या करती। मैंने सोच लिया था कि मैं पार्टी से भाग जाऊंगी, सो मैंने वो ड्रेस पहन ली और अपने बाल खुले छोड़ दिए ताकि मेरी बैक कवर हो सके। मम्मी भी घर से चुन्नी लेकर आई थी। हॉल में आकर मम्मी ने चुन्नी उतार दी और मेरे बाल भी एक साइड की ओर कर दिए। मेरा मन कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें दबकर मर जाऊं, पर कुछ नहीं हुआ। वो मुझे उन घटिया लोगों के बीच ले गई। वो लोग बात करने के बहाने मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे। मनु ये सब बताती हुई कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इतना परेशान वो आरुष वाली बात बताते हुए भी नहीं हुई थी। सभी उसे देख रहे थे। शिवम ने एकम को कुहनी मारी और मनु की ओर इशारा किया। एकम उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, कोई बात नहीं, बस आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें पता है। मनु बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। एकम की हमदर्दी पाकर वो और ज़्यादा रो पड़ी और एकम से लिपट कर रोते हुए बोली, मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने मुझे बहुत गंदे ढंग से छुआ। मनु हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। एकम ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे हौसला दिया और बोला, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं है, तुम तो इतनी बहादुर हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अब सब अच्छा होगा, हम मिलकर उस सरला से बदला लेंगे। उसकी बात सुनकर मनु को कुछ हौसला हुआ। वो चुप हो गई और एकम की बाहों से निकलती हुई बोली, सॉरी, मैं बहुत परेशान थी इसलिए। कोई बात नहीं, तुमने कोई गलती थोड़े की है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे गले लगा ही सकती हो। ये बोलकर एकम ने बाकियों की तरफ देखा। छोड़ो इन बातों को, कुछ और बातें करते हैं, कहकर शिवम ने उसकी तरफ से मुंह दूसरों की तरफ कर लिया। वो भी शिवम को देखने लगी। हाँ ठीक है, बात छोड़ो, कोई और बात करते हैं। शिवम तू बता, तेरी डॉक्टर नेहा का क्या हाल है, अतुल बोला। नेहा का नाम नहीं लेना, छोड़ूंगा नहीं कमीने तुझे, कहकर उसने अतुल को गद्दी मारी जो नितिन को लग गई। नितिन ने वापस उसको मारी जो एकम को लग गई। फिर वो चारों आपस में एक दूसरे को गद्दियां मारने लगे। कमीने रुक जा, भी बताता हूँ, हाथ तो लगा। उन चारों की आवाज़ें लिविंग रूम में गूंज उठी। चारों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और एक दूसरे को गद्दियां मार रहे थे। मनु को लगा कि गलती से एक दूसरे को लगी, पर जब एकम ने उसको गद्दी मारी तब उसे पता चला कि जानबूझकर मस्ती में एक दूसरे को मार रहे हैं। वो भी उनमें शामिल हो गई और एकम को गद्दी मारी। अब एकम उसको मारने में लग गया। वो उसके गद्दी मारता, वो वापस मार देती, बस वो दोनों अपने में ही मस्त हो गए। शिवम ने इशारे से नितिन और अतुल को रोक दिया। वो तीनों आराम से सोफे पर बैठे उन दोनों को देखने लगे। लड़ते लड़ते कब मनु को एकम ने अपनी बाहों में भर लिया उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देख रहे थे और वो तीनों इन दोनों को। तभी मनु को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है, तो उसने उनकी तरफ देखा और शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। एकम मुस्कुराता हुआ बोला, नेहा की बात तो बीच में ही रह गई। मनु भी मुस्कुराते हुए बोली, भाई हमें भी कोई डॉक्टर नेहा के बारे में बताओ, ये डॉक्टर नेहा कौन है? भाभी जी आपको पता है नेहा ना? नितिन बताने लगा तो एक गद्दी उसके मुंह पर आकर लगी। उसने गद्दी वापस मारकर अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
शिवम के साथ पढ़ती थी, अब इसके हॉस्पिटल में डॉक्टर है। 7 साल साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पाए। वो तो लड़की है, ये लड़का होकर भी कह नहीं पाया। नितिन सारी बात बताकर ही चुप हुआ। तब जाकर सब आराम से बैठे। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर शिवम, मैं आपकी हेल्प करूं उसमें बात करने में? आप मुझे उसका पता दीजिए, अभी जाकर कह दूंगी कि मेरे देवर आपको पसंद करते हैं, पर थोड़े शर्मीले हैं इसलिए कह नहीं पाते। मनु ने भी छेड़ते हुए कहा। बस भाभी जी, आप भी इनके साथ लग गई, ये तो यूं ही बातें करते हैं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे देखती रहती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आ जाती है। मैं बुलाता भी नहीं, शिवम बोला। जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? अतुल गाना गाते हुए शिवम के आगे नाचने लगा। एकम और नितिन भी शुरू हो गए। ये कमीने मुझे उसके साथ जोड़कर ही हटेंगे, शिवम बोला। क्या वो आपको पसंद नहीं है? मनु ने पूछा। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, कभी कभी वो अच्छी लगती है तो कभी अजीब लगती है, शिवम बोला। उसे खुद नहीं पता था कि वो नेहा को प्यार करता है या नहीं। कुछ देर ऐसे ही मस्ती मारने के बाद वो लोग चले गए। तब एकम उससे बोला, तुम ऊपर कमरे में रहना, मैं काम पर जाकर आता हूँ। अगर कुछ चाहिए हुआ तो चाचा से कह देना, ये मेरा नंबर है। मुझसे काम हुआ तो मुझे फ़ोन कर देना, कहकर वो चला गया। मनु अकेली बैठी बोर हो रही थी। पहले तो बैठकर टीवी देखती रही, देखते देखते सो गई। जब जागी तो 7 बज गए थे। वो उठकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तो चाचा ने पूछा, बेटा चाय लोगी? शाम को पूछने आया था तो आप सो रही थी इसलिए नहीं पूछा। हाँ जी बना लो चाचा, मैं आकर ले जाऊंगी, मनु बोली। कुछ देर में चाचा चाय दे गए। मनु बुक्स पढ़ने लगी। उसका टाइम ही पास नहीं होता था। वो सोचने लगी कि कहीं पहली बार की तरह एकम दोबारा न गुम हो गया तो? अगर वो वापस ही नहीं आया तो? तब उसे ऋचा याद आई और एकम के साथ उसका वो सुबह सुबह मिलना भी। उसने सोचा कि जब वो आएगा तो उससे पूछेगी। एकम आया तो सीधे उसके कमरे में गया। वो औधी लेटी किताब पढ़ रही थी। वो चुपचाप अंदर आ गया। मनु को पता भी नहीं चला। वो एकदम से चौंक गई। एकम हंसते हुए सोफे पर बैठ गया। और सुनाओ, दिन में क्या किया फिर? कुछ खास नहीं, बस बैठकर टीवी देखा, ये बुक पढ़ी, बस, मनु बोरियत से बोली। मेरे साथ काम करोगी? क्या काम करना होगा? मनु ने पूछा। वही कंप्यूटर पर फाइल्स लोड करनी, एकम बोला। हाँ वो तो मैं कर लूँगी, ये ठीक है, मुझे बोर भी नहीं होना पड़ेगा, मनु खुश होकर बोली। चलो ठीक है, अब कल से मेरे साथ चलना, मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं होगी और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, एकम बोला। वो जाने लगा तो मनु ने रोका। वो उसी वक्त मुड़ा। क्या बात है? वो कुछ पूछना था, मनु बोली। करीब 8 बजे एकम वापस आया। चाचा ने उसका सामान पकड़ा तो उसने पूछा, वो ठीक रही? हाँ जी, कहकर चाचा हंस दिए। क्या हुआ? एकम ने उनसे हंसने का कारण पूछा। वो बीबी टीवी देखते देखते बच्चों की तरह यहीं सो गई थी, चाचा ने बताया। ओह, कहकर एकम भी अपने मन में उसके सोफे पर सिमटी हुई सोते देखा। वो ये सोचकर हंस दिया। वो सीधे अपने कमरे में गया। वो औंधी लेटी किताब पढ़ रही थी। वो चुपचाप अंदर आ गया। मनु को पता भी नहीं चला। वो एकदम चौंक गई। एकम हंसते हुए सोफे पर बैठ गया। हाँ पूछो, क्या बात है? एकम बोला। शादी की अगली सुबह जब मैं गार्डन में टहल रही थी तो मैंने ऋचा को किसी के साथ देखा था। वो आपका नाम ले रही थी, मानो वो आप हो। वो आपसे कह रही थी कि उन्हें मेरे नकली होने के बारे में पता चल गया है तो आपको मुझे तलाक देने में आसानी होगी। फिर आप दोनों, मतलब वो और आप, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम इस शादी को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं तलाक देने को तैयार हूँ। आप ऋचा से शादी कर लीजिए, जायदाद तो आपको मिली गई होगी, मनु बोली। ये तुम क्या कह रही हो ऋचा? वो तो मेरी छोटी बहन की तरह है। उसके साथ शादी करना तो दूर, सोचना भी पाप है। और शादी करना कोई खेल थोड़े ही है। मुझे पता है कि ऋचा मुझे चाहती है, पर मैं उसे ताड़ कर रखता हूँ। तुम कह रही हो कि उसे तुम्हारी नकली होने के बारे में पता है। उसे कैसे पता हो सकता है? एकम परेशान सा होकर बोला। क्या वो सच में आप नहीं थे? फिर वहाँ कौन था उसके साथ? कोई तो ज़रूर था, बस उन्होंने इतनी सी बात की,
बाद में वो एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। फिर मैं वहाँ से छुपते छुपाते निकल आई। मनु बोली, ऋचा और किस? ओ, अभी भी तुम सोच रही हो वो मैं था? मैंने कहा न कि वो मेरे लिए बहन जैसी है। उसे तो क्या, मैंने आज तक किसी लड़की को गले लगाना तो दूर, कभी किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा। सॉरी, गलती हो गई, ये कल से पहले की बात है। कल तुमने मुझे गले भी लगाया और हाथ तो क्या, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ से पकड़ा। एकम उसे छेड़ते हुए बोला। वो शर्मा गई। इसका मतलब वो कोई और ही था। तभी जब मैं वापस कमरे में आई तो आप कमरे में तैयार हो रहे थे। अच्छा, तभी तुम उस दिन मुझसे इतने सवाल कर रही थी। मुझे लगता है ये भी उस सरला की ही चाल होगी। उसने ऋचा को अपने साथ मिला लिया होगा ताकि हमारे बीच गलतफहमी हो सके। हाँ जी, यही बात होगी। जब आप चले गए और वापस नहीं आए तो मुझे यही लगा कि आपको सच्चाई पता है, आप इसलिए मुझे छोड़ गए। आपको मेरे गरीब माँ बाप से भी नफरत होगी। नहीं, मुझे तुम्हारे माँ बाप से कोई लेना देना नहीं था। असल बात यह थी कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो। जब शादी की बात हुई तो मुझे पता चला कि तुमने MBA किया है, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया। अगली सुबह मेरे असिस्टेंट से मुझे पता चला कि तुम मानसी नहीं हो बल्कि उसकी नौकरानी हो। तो मुझे लगा कि तुम कोई अनपढ़ होगी, इसलिए छोड़कर आ गया था। सच कह रहा हूँ, कसम से, मेरे मन में और कोई बात नहीं थी। अब मुझे पता चल गया कि पढ़ने वाली तुम थी, तो अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी पत्नी हो। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, एकम बोला। नहीं, मैं तो ये रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैंने तो आपको ही अपना पति समझ लिया है, मनु बोली। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूँ, फिर चलो डिनर कर लेते हैं, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। वो अपना फ़ोन गलती से मनु के कमरे में भूल गया। मनु भी अपनी बुक रखने लगी कि एकम का फ़ोन बजने लगा। उसने हैरानी से देखा और फ़ोन लेकर उसे देने चली गई। वो अंदर कमरे में गई तो एकम नहा कर निकला था। उसने कमर पर एक टॉवल के सिवा कुछ नहीं पहना था। उसे शर्म आ गई। फ़ोन की आवाज़ सुनकर एकम ने उससे फ़ोन ले लिया। चाचा नीचे से फ़ोन कर रहे थे। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ जी चाचा। बेटा, वो ठकुराइन आई हैं, सीधे ऊपर आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है। ये कहकर कि तुम नहाने गए हो, बीबी जी के बारे में पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि कौन, किसकी बात कर रहे हो आप, चाचा बोले। सरला का नाम सुनते ही एकम ने जाती हुई मनु का हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मनु का हाथ कसकर पकड़ लिया था। फ़ोन रखते ही उसने मनु को अपने पास खींचा और धीरे से उसके कान में बोला, नीचे सरला आई है। एकम उसके इतने करीब था, उसके बदन से खुशबू आ रही थी। मनु के सारे बदन में सिरहन दौड़ गई। वो पूरी की पूरी कांप गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ एकम के सीने पर थे। वो शर्म से लाल हो गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने सरला का नाम सुना तो उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो गिरने लगी थी कि एकम ने उसे संभाल लिया। वो उसके गले लग गई। वो दुनिया से छिपना चाहती थी। एकम ने ऐसे ही उसे गले लगाए ही दरवाज़ा लॉक कर दिया और अपनी गले लगी हुई मनु को देखा कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। तब उसे सरला का ध्यान आया तो वो बोला, ऐसा करो तुम बालकनी में छुप जाओ, वो कमरे में चेक करने आ रही है शायद। अभी वो कह ही रहा था कि दरवाजे पर सरला आ गई और आवाज़ लगाने लगी, एकम एकम। एकम की आवाज़ सुनकर वो बालकनी में चली गई। बालकनी में कई किस्म के फूल बूटे लगा रखे थे। वो साइड में छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी, मैं नहा रहा था, कपड़े पहन कर दरवाज़ा खोलता हूँ, कहकर एकम ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाज़ा खोल दिया। सरला अंदर आ गई। कैसे हो बेटे? वो इधर उधर देखते हुए बोली। ठीक हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ, एकम ने पूछा। वो एकम, तुम्हें कुछ बताना था। वो तुम्हारी वाइफ, वो ठाकुर की बेटी मानसी कहीं भाग गई है, सरला बोली। क्या, कब, कैसे? एकम ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी पर गई थी, फिर वापस ही नहीं आई, सरला अपनी बातों में दर्द भर कर बोली। ओह, अब जायदाद का क्या होगा? मैंने तो वैसा ही किया जैसा आप चाहती थी। आप एक लड़की को भी संभाल नहीं सकी, एकम ने जानबूझकर गुस्से में बोला। हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारी पत्नी थी इसलिए उसे रोक भी नहीं सकते थे, सरला बोली। अगर आज पापा जिंदा होते तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। न मुझे शादी करने की ज़रूरत पड़ती, न मानसी घर आती और न ही आज गायब होती। आपने उसे ढूंढा नहीं क्या? एकम ने जानबूझकर कहा।
सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। सब जगह से हार कर तेरे पास आई हूँ। अब जो भगवान को मंजूर। वैसे तेरे पापा होते तो भी क्या कर लेते। सरला ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देख कर कहा। क्यों, दादाजी नहीं है तो उनकी जगह पापा के साइन चलते, पर पता नहीं पापा को क्या हुआ, उन्होंने आग क्यों लगाई। भगवान ने क्यों उन्हें इतनी जल्दी छीन लिया। एकम ने देखा कि सरला के हाव भाव बदल रहे थे। सरला बोली, तुम्हें मानसी की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने तो सोचा था पत्नी है तुम्हारी, तुम उदास होगे, पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्यों हो, ये शादी कौन सी मेरी मर्जी से हुई है, कहीं भी जाए मेरी बला से। एकम बोला। मनु छुपी खड़ी थी कि उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक कीड़ा रेंगते हुए आया। उसने पैर मारकर उसे दूर किया, पर उसकी ये हरकत अंदर सुनाई दी। एकम के कान खड़े हो गए। सरला को उसकी बात पर पहले ही यकीन नहीं हो रहा था। वो बातें करते हुए भी इधर उधर देख रही थी। अब वो तो बिल्कुल पक्का हो गया कि कोई तो बालकनी में है। एकम उसे टालने के लिए बोला, मम्मी आप नीचे चलिए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं यूं ही घूमती हूँ। मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगता है, खासकर तुम्हारी बालकनी। तूने इतने सुंदर फूल जो लगा रखे हैं वहाँ, माली ठीक से ध्यान रखता है उनका, कहकर वो बालकनी की तरफ चल दी। एकम बोला, हाँ जी, माली बहुत अच्छा ध्यान रखता है। मम्मी आपको नीचे चाचा बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि चाय ठंडी हो जाएगी, बालकनी में फिर आ जाना। वो कुछ झिझकते हुए उन्हें रोकते हुए बोला, पर उसके रोकते रोकते भी सरला बालकनी में चली गई। उसे लगा कि सरला उसे पकड़ लेगी, फिर पता नहीं क्या करेगी। आज तो फंस गए, अब वो कर भी कुछ नहीं सकता था। सरला ने बालकनी को अच्छी तरह देखा, वहाँ कोई नहीं था। एकम भी बालकनी में किसी को न पाकर हैरान हो गया कि वहाँ कोई नहीं है। वो बोला, मम्मी मैंने कहा न कि माली ध्यान रखता है, चलो चलकर चाय पी लो, चाचा कब से आपको बुला रहे हैं। सच में बहुत अच्छे से ध्यान रखा है माली ने। एक एक गमला, एक एक फूल साफ पड़ा हुआ है, कहकर सरला अंदर आ गई। फिर बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, कभी आना घर पर। तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती, सौतेली सही, पर प्यार तो माँ से ज़्यादा देती हूँ तुम्हें। मम्मी बस काम में बिजी होता हूँ, फुर्सत मिलेगी तो आऊँगा, एकम बोला। वो मन में उनके जाने की दुआ कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनु कहाँ गई। उसके सामने तो बालकनी में गई थी। उसने सरला को कहा, मम्मी आप चलकर चाय पीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ, कहकर उसने मम्मी को अपने दरवाजे के बाहर छोड़ा। मम्मी के बाहर निकलते ही वो अपने कमरे की तरफ भागा और बालकनी में आया। मानसी, मनु, उसने मनु को आवाज़ें दी। तभी उसे मनु की हल्की सी आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। एकम जल्दी से आवाज़ की तरफ गया और देखा कि मनु बालकनी की रेलिंग को नीचे पकड़े लटकी हुई थी। उसकी एकदम से जान निकल गई। अगर उसका हाथ स्लिप हो गया तो वो नीचे गिर जाएगी। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से उसकी तरफ अपनी बाँह बढ़ाई और बोला, मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आओ। मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, कुछ महसूस नहीं हो रहा, चक्कर भी आ रहे हैं, लगता है मैं गिर जाऊंगी। एकम जी मैं सच में गिर जाऊंगी। मनु बोली ही थी कि उसका हाथ छूट गया। एकम ने एकदम से लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसे ऊपर खींचा। ऊपर आते ही मनु एकम पर गिर गई, वो भी उसके नीचे दब गया। वो दर्द से कराह उठा, पर जब उसे एहसास हुआ कि मनु उसके ऊपर है तो वो आराम से लेट गया और उसे गले लगाता हुआ बोला, क्या अब सारी जिंदगी यहीं गुजारने का इरादा है। उसने शर्मा कर अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। एकम ने उसके माथे पर किस कर दिया। नीचे घर के आंगन में पहुंची सरला ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा और दिल में कहा, लगा तो ऐसा ही था कि कोई है। मनु और एकम पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। वह दोनों एक दूसरे को एकटक देखते ही रह गए। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चाचा बोले, खाना लग गया है। मनु ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर एकम ने उसे पकड़े रखा। आते हैं, एकम बोला, कहकर उसने मनु की तरफ देखा, फिर दोबारा से उसके माथे को चूम लिया और बोला, चलो खाना खा लें। वो उठा और उसने मनु के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मनु उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसका मुंह लाल हो गया था। एकम ने उसे एक बार फिर गले लगाया और उसके कान में कहा, इस तरह का मुंह बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है, यहाँ तक कि चाचा भी जान जाएंगे। मनु शर्मा कर बाथरूम में भाग गई। एकम मुस्कुराते हुए बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना।
मनु बाथरूम के दरवाजे पर पीठ लगाए अपना मुंह ढके खड़ी थी। उसकी धड़कन अब भी तेज थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर उसे जोर से दबाया। कुछ देर बाद उसकी धड़कन कुछ काबू हुई। तब जाकर उसने अपना मुंह धोया, फिर खाना खाने चल दी। वो डाइनिंग टेबल पर मुंह नीचे करके बैठ गई। शर्म के मारे एकम से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। एकम उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसका शर्माना उसे अच्छा लग रहा था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? खाली प्लेट में खाना तो रख लो, एकम ने उसे छेड़ते हुए कहा। आप बहुत ही खराब हैं, मनु ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने क्या किया? तुम्हें खाना डालने को ही तो कह रहा हूँ। लाओ मैं डाल दूँ, दाल डालूँ, ये सब्जी? वो हर चीज़ का ढक्कन उठाकर उससे पूछने लगा। मैं खुद ले लूँगी, आप अपने लिए डाल लो, कहकर मनु अपना खाना डालने लगी। लगता है ठकुराइन को कुछ शक सा हो गया। वो बाहर जाकर भी आपके कमरे की बालकनी की तरफ देखती रही। पता नहीं क्या देख रही थी और साथ में कुछ बुड़बुड़ भी कर रही थी। चाचा बोले, वो बहुत ही चालाक है। अब तो इनका कुछ न कुछ करना ही होगा। इसने अपनी बहुत चाल चल ली। अब इस बार हमला मैं बोलूँगा, तब इसे पता चलेगा कि एकम से पंगा लेने का क्या हश्र होता है। ये मुझे आज भी अपने हाथों की कठपुतली समझती हैं। इन्हें जब पता चलेगा ये बेकार हो चुकी होंगी। मेरे परिवार से प्यार को इसने मेरी कमजोरी समझ लिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि यही कमजोरी मेरी ताकत है। एकम बोला। ऐसा आप क्या करने की सोच रहे हैं? उसे कम न समझना, बहुत ही शातिर है, मनु ने पूछा। कुछ ज़्यादा ही शातिर है, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। इसी तरह अब ये जो इतना फड़फड़ा रही है ना, अब इसका भी टाइम आ गया है, एकम ने कहा। बेटा, जो भी करना है ध्यान से करना। ठकुराइन बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। इसने बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ा, तो आप तो फिर छोटे ठाकुर हो, चाचा बोले। नहीं चाचा, मुझ में और मेरे पापा में, हम दोनों में बहुत फर्क है। पापा इसके प्रेम जाल में फंसे हुए थे, जबकि मैं इसके हर जाल का तोड़ जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये कितनी ऊपर है और कितनी ज़मीन के नीचे। इस बार इसे चारों तरफ से घेर कर हमला होगा, एकम बोला। खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। वो सोच रहा था कि वो क्या करे जिससे सरला की सारी करतूतें भी सामने आ जाए और पापा भी बच जाएं। उसे काम करना भी चोरी से पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे सब पता चला तो वो पापा को नुकसान पहुंचाएगी। सोचकर उसे अपने दोस्तों की याद आई। उसने उसी वक्त फ़ोन निकाला और अतुल का नंबर डायल किया। एकम ने अतुल को फ़ोन किया। हेलो अतुल, यहाँ मानसी को ढूंढने सरला आई थी, पर उसे शायद पता नहीं कि इस बार पाला किससे पड़ा है। उसने मेरा सारा घर ढूंढ मारा, लेकिन उसे मिली नहीं। खुद को कुछ ज़्यादा ही चालाक समझती है। वो सीधे मेरे कमरे में ही आ गई, और ये मेरी बदकिस्मती समझो कि मनु उस वक्त मेरे कमरे में ही थी। मैंने उसे बालकनी में छुपने को भेज दिया और फिर मैंने अपने कपड़े पहने, तब जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। क्या आ गई वो? ये तो होना ही था। चलो अच्छा हुआ उसे भाभी नहीं मिली। हम लोग सुबह आते हैं, उन दोनों को भी फ़ोन कर देते हैं और इस सरला का काम तमाम करते हैं। यार, बाकी सब तो ठीक है। एक बात बता, ये मानसी या मनु जो भी है, वो तेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रही थी? और तू कपड़े उतारे क्या कर रहा था? उस दिन तो कह रहा था कि मैंने उसे टच तक नहीं किया था। फिर अब क्या चल रहा है दोनों में? मुझे भी कुछ पता चले, अतुल ने उसे छेड़ते हुए कहा। यार, तुम लोग इसीलिए मुजरिम को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम लोग मुद्दे की बात करते ही नहीं हो और इधर उधर की सारी बातें करते हो। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम पति पत्नी हैं। रात हो या दिन हो, एक ही कमरे में क्या, हम कहीं भी एक साथ जा आ सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरी वाइफ मेरे साथ क्या करती है ये हमारा पर्सनल मैटर है। बाय द वे, मेरे दिमाग में तेरे दिमाग की तरह गंद नहीं भरा है। हम अगर साथ भी बैठे हो तो वो नहीं करते जो तू सोचता है। हमारे बीच कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एकम झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला। अरे यार, मजाक कर रहा था। तू भी ना जब देखो सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है। गुस्सा तो हमेशा तेरी नाक पर ही रहता है। नहीं बताना है न बता, लेकिन गुस्सा क्यों होता है? अच्छा बता, सरला आई थी तो क्या हुआ? अतुल का भी मजाक का सारा मूड खराब हो गया। अच्छा सॉरी यार, नाराज क्यों होता है? मैं भी मजाक ही कर रहा था। चल तुझे पहले वही बताऊं जो तू सुनना चाहता है। वो आज मैं नहा कर निकला ना, तो मनु मेरे कमरे में खड़ी थी। अब सच ये है कि मुझे अब वो अच्छी लगने लगी है। मैंने उसे पकड़कर गले से लगा लिया, एकम ने बताया।
क्या सच्ची? फिर आगे क्या हुआ, जल्दी बता। अतुल उसकी बात सुनने को बेताब हो रहा था। आगे क्या खाक होना था, वो मेरी माँ सरला आ गई, आकर सारा मज़ा ही खराब कर दिया, एकम बोला। धत तेरी की, उसी भी उसी वक्त आना था, फिर उसके जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों तो साथ ही रहते हो, वो भी बिल्कुल अकेले। अतुल उत्साह से बोला। हाँ लेकिन वो सब नहीं जो तू सोच रहा है। मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हमारी शादी तो हो ही गई है। मैं सोच रहा था कि कोर्ट में जाकर उसे नकली से असली पतली बना लूं। वैसे तो हम पति पत्नी हैं ही, फिर सारी उम्र साथ ही रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकम बोला। यार है तो तू मेरा ही यार, मुझसे तो खुद ऐसा कुछ नहीं होता। उससे इतनी बार मिला हूँ, बातें भी होती है, पर आज तक दोस्ती से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। हर बार सोचता हूँ आज बात करूँगा, पर मिलते हैं तो केस डिस्कस करके आ जाता हूँ, अतुल उदास मन से बोला। तू भी अजीब है यार, ऐसे करेगा तो वो तेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाएगी, और तू बैठकर रोना और उसे किसी और की डोली में बैठकर जाते हुए देखते रहना, और हाँ उसकी शादी में गाना गाना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एकम ने हंसते हुए कहा। हाँ कर ले मजाक साले, तेरी ही वजह से वो मेरी तरफ नहीं देखती। अगर तू उसे अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दे तो वो तुझे भूल कर मेरे पास आ जाएगी। सुनने वाले मेरे दोस्तों सुन लो, यही है वो मासूम सा दिखने वाला दोस्त जिसे मेरी दिव्या चाहती है। इसकी वजह से वो मेरी तरफ देखती भी नहीं, और उस पे ये सितम कि ये मिलकर ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे यार एक ही बार मार दो मुझे, क्यों किस्तों में तड़पाते हो, अतुल मजाक करता हुआ बोला। इनकी दोस्ती ऐसी ही थी, एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं थे। अच्छा अब ड्रामा बंद कर, नाटक कंपनी की दुकान। अब मेरी बात सुन, मैं कह रहा था कि सरला आई थी, उसे शक हो गया था कि शायद मनु मेरे पास है। वो बालकनी में देखने गई थी, पर मनु पहले ही नीचे को लटक गई तो उसे नहीं मिली, और वो वापस चली गई। मैं सोच रहा था कि इस पर अटैक करते हैं, इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठाए हवेली जाना ही पड़ेगा। हाँ सो तो है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैंने तुझसे इसलिए कहा कि कल मिलते हैं फिर बात करेंगे, अतुल बोला। हाँ ऐसा करना, दिव्या को भी ले आना। क्यों, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हो? बताऊं भाभी को, अतुल थमकाते हुए बोला। अरे पगले, मैं तो तेरे लिए ही सोच रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, दो लड्डुओं का क्या मतलब है। दिव्या को मैं कितने सालों से जानता हूँ, अगर वो मुझे पसंद होती तो कब का अपना लेता। अब मनु भी तो एक ही नज़र में भाग गई। ठीक है, अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। अरे यार सॉरी बाबा, तू तो नाराज ही हो गया। अच्छा ले आऊँगा दिव्या को, बता ना क्या प्लान है, अतुल उसको मिन्नतें करते हुए बोला। मेरा प्लान ये है कि हम उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। दूसरे वो घर आएगी तो उसे मनु से मिला देंगे। जब उसे पता चलेगा कि मनु मेरी वाइफ है और मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, तो वो मेरा ख्याल मन से निकाल देगी और तेरी हो जाएगी। एक तीर से दो शिकार हम करेंगे, एकम बोला। नहीं यार, तूने तो आसानी से कह दिया, पर उस पर क्या बीतेगी, वो तो बेचारी टूट ही जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर वो मुझे जवाब दे देती तो मुझे कितना दुख होता, तो उसे भी तो इतना ही दुख होगा ना। ऐसा नहीं करना, अतुल दर्द में आह भर कर बोला। अरे पागल, तुम कुछ नहीं समझते, तेरा दिमाग शुरू से तो बहुत अच्छा काम करता था, ये दिव्या के प्यार का असर हो गया है क्या। वो गालिब जी ने कहा है ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बेवकूफ़, अगर वो दुखी होगी तभी तो तुझे उसके पास जाने का मौका मिल पाएगा, उसका दर्द बांटना, तभी वो तेरे पास आएगी, समझे। या समझाऊं, एकम बोला। ओ मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं था, दोस्त हो तो ऐसा। चल ठीक है, कल मिलते हैं, मैं दिव्या को भी फ़ोन करके सब बता दूँ। फ़ोन बंद करते ही अतुल ने दिव्या को फ़ोन किया। हेलो अतुल, क्या बात है, आज कैसे याद किया। दिव्या ने सोचा कि इसने अपना कोई लव सीक्रेट बताने के लिए फ़ोन किया है। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि एकम ने हम सबको कल अपने घर एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्यों भाई, उसने क्यों बुलाया, इतने साल हो गए, कभी पहले तो मुझे बुलाया नहीं, अब क्यों बुलाया। कहीं उसका दिल पिघल तो नहीं गया और मुझे प्रपोज करने के लिए बुलाया हो, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली। अतुल इस हंसी के पीछे के दर्द को समझता था, इसलिए उसने उसे मानसी के बारे में कुछ नहीं बताया और बोला, पता नहीं कोई सरप्राइज है, कल जाकर ही पता चलेगा, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। अगले दिन मनु उठी तो उसे बाहर से शोर की आवाज़ आ रही थी। वो बाहर आई तो उसे पता चला कि ये आवाज़ें नीचे से आ रही है। वो इन्हें पहचानती थी, ये नितिन और अतुल की आवाज़ थी, इनके अलावा किसी लड़की की आवाज़ भी आ रही थी।
वो वापस कमरे में जाकर सीधे टॉयलेट में चली गई, फिर तैयार होकर नीचे आई। उसने सी ग्रीन कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो लिविंग रूम में आई तो देखा कि एकम के साथ नितिन, अतुल और एक लड़की बैठे बातें कर रहे हैं। उसे देखकर एकम उसके पास आया, उसकी कमर में बाँह डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, इतनी जल्दी उठ गई, अभी और सो लेती। रात भर मेरी वजह से सो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने जगाया नहीं। ये मेरे दोस्त आए हैं, इन दोनों को तो तुम जानती ही हो। ये दिव्या है, ये भी हमारे साथ ही पढ़ती है। बाद में इसने साइकोलॉजी में पीएचडी करके अब पुलिस में क्रिमिनल साइकोलॉजी डिटेक्टिव है। मनु उसके इस तरह से पकड़ने से शॉक्ड हो गई थी। उस पर उसने कहा कि ये उसकी वजह से रात भर सो नहीं पाई। वो अभी इस शौक से संभल नहीं पाई थी, ऊपर से दिव्या के बारे में सुनकर वो और भी शॉक्ड हो गई। वो खुद को एकम से छुड़ाकर दिव्या के पास गई और उससे हाथ मिलाकर बोली, मुझे आप जैसा काम करना है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। दिव्या भी उसे देखकर हैरान रह गई। वो इतने सालों से एकम को चाहती है, ये एकम को पता भी है, फिर भी एकम ने कभी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जितने प्यार से वो इस लड़की को ट्रीट कर रहा है। वो उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी। तब एकम ने उसे मनु से मिलाया और बोला, दिव्या, ये मेरी वाइफ मानसी है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि बचपन में मेरी शादी हो गई है, इसी से हुई थी। अब इतने साल दूर रहने के बाद अब मैं इसे ले आया हूँ, ये इस स्टोरी की मेन लीड है। दिव्या का दिल धक से रह गया, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मनु को गले लगाकर शादी की बधाई दी। मनु एक औरत होने के नाते उसके पकड़ने के ढंग से ही जान गई कि वो उससे मिलकर इतनी खुश नहीं हुई और उसके मन में कुछ और चल रहा है, पर ये ऊपर से कुछ और दिखा रही है। वो पूछना चाहती थी पर वो कुछ नहीं बोली। सब बैठ गए। तब एकम ने मनु को बताया, ये नितिन को तुम जानती ही हो, ये मेरा दोस्त तो है, ये मेरा पीए भी है, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है, तुम इससे सीख सकती हो। उसने ओके में सिर हिलाया। वो शिवम अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। उसे पता है कि इसके बाद सबने काम पर भी जाना है, पता नहीं कहाँ रह गया। ये शुरू से ही ऐसा है, कभी समय पर नहीं आता, स्कूल में, कॉलेज में और अब यहाँ भी। यार एकम, तुम भी उसे कुछ नहीं कहते, बस मुझ पर ही रौब चलता है तेरा। नितिन बोलकर चुप हो गया, फिर मनु की तरफ देखकर बोला, पता है भाभी, पहले इस शिवम का नाम शिव हुआ करता था। हम बहुत छोटे थे, उस वक्त हम एक साथ पढ़ते थे। पहले हम तीनों ही एक साथ पढ़ते थे, फिर जब से एकम आया तो एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि वो अपना नाम शिवम रखेगा। फिर उसके माँ बाप को मानना ही पड़ा और उसने अपना नाम शिवम करा लिया। फिर वो सारे स्कूल में कहता कि अब वो दोनों भाई बन गए, ये एकम और वो शिवम, दोनों मिलते जुलते नाम हो गए ना। बचपन भी क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे। उसके मम्मी पापा भी एकम को बेटे की तरह ही मानते हैं। यार तुम्हारे पास कोई और कहानी नहीं होती? मैंने तुम्हें टीचर से कितनी बार बचाया या तुम्हें कितनी बार मेरा टिफ़िन खाने पर माफ़ किया, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे नाम वाला किस्सा ही याद आता है। शिवम ने अंदर आते हुए उसकी बातें सुन ली तो वो वहीं से बोलता आया, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अतुल बोला, अच्छा जी, हम शैतान हैं तो आप क्या हैं, बता दूं? सबको बता दूं भाभी कि तेरी कहानी सब देखते रह जाएंगे। अब शैतान तो कह ही दिया है तो शैतान बन कर दिखाऊं? बता दूं भरी महफिल में जो मैं तेरी इश्क की दास्ता, सारे सुने तेरा यार भी सुन ले, सुधर जाए तेरे आगे का रास्ता। नितिन को भी शायरी का शौक था तो उसने भी शेर सुना दिया। सुनाते हुए अतुल को इशारे से कह रहा था जैसे पूछ रहा हो कि बता दूं? अच्छा, अब किसी को काम पर नहीं जाना, एक शुरू हो जाए तो सब शुरू हो जाते हो। सभी डाइनिंग टेबल पर चलो, नाश्ता करते करते सब डिस्कस करते हैं, एकम बोला। वो सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। एकम मनु के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लाता हुआ बोला, चलो डार्लिंग, तुमने नाश्ता नहीं करना क्या? सभी खाना खाने बैठ गए। एकम खाना खाते हुए भी कभी मनु के बालों को छेड़ता तो कभी उसके गालों को प्यार से टच करता हुआ उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। वो जो भी खाता पहला चम्मच मनु के मुंह की तरफ बढ़ाता, वो खा लेती तो अगला चम्मच खुद खाता। मनु ने एक दो बार उसे रोका तो वो बोला, तो क्या हुआ, ये सब अपने हैं, इनसे क्या शर्माना। कल को अगर इनकी शादी हो गई ना, तब इनकी बेशर्मी देखना। ये एक से एक कमीने हैं, मैं तो फिर भी बहुत शालीन हूँ। क्यों दिव्या, ठीक कह रहा हूँ ना मैं?
तुम तो हम चारों को सालों से जानती हो। हाँ मानसी, इन सब में बस एकम ही शरीफ है, या कहूँगी कि शरीफ था। शादी के बाद आज तो इसके तेवर ही बदले हुए हैं, दिव्या हंसते हुए बोली। मनु को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि असल में एकम दिव्या को दिखाना चाहता था कि वो मनु से कितना प्यार करता है, मगर क्यों ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कहीं एकम दिव्या से प्यार तो नहीं करता और दिव्या ने इसे रिजेक्ट कर दिया हो, इसलिए वो उसे दिखाना चाहता हो। चलो हम वो बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। अतुल से दिव्या का उतरा चेहरा नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो बोला। एकम ने बात शुरू की। देखो, अब जब हमें हवेली के राज पता चली गए हैं तो हमें सबसे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसके लिए हमें हवेली में किसी को भेजना पड़ेगा जो वहाँ के माहौल की, पापा की और आरुष की वीडियो बनाए और हमें भेजे। फिर किसी तरह पापा को वहाँ से निकाल कर लाए और अंत में सारे सबूतों के साथ सरला को पकड़े। एकम बोला। हाँ यही ठीक है, मेरे ख्याल से हमें भाभी को ही भेजना चाहिए क्योंकि इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। इसके लिए वहाँ घूमना आसान होगा। अतुल बोला। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जाती, पहले ही मरकर बची हूँ। उस दिन तो किस्मत से आप लोग मिल गए, वरना मेरा मरना तय था। वो लोग मार डालते या मैं खुद को मार देती। उस वक्त को याद करके मनु का रंग डर के मारे पीला पड़ गया। वो घबरा कर बोली। अगर तुम्हें डर लगता है तो रहने दो, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, तुम चिंता न करो। एकम उसका डरा चेहरा देखकर अपनी कुर्सी से उठा और उसे गले लगा कर बोला। मनु ने भी उसकी कमर में बाहें डाल दी। वो सच में डर के मारे कांप रही थी, उसके माथे पर पसीना आ गया था। दिव्या ये सब देखकर समझ गई कि इनमें बहुत प्यार है। वो बोली। मानसी तुम डरो मत, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, हर पल तुम्हारे साये की तरह तुम्हारे साथ रहूँगी और सरला का ब्रेन वॉश भी कर दूँगी। इस तरह मैं इसे प्रोटेक्ट भी करूँगी और सब पता भी कर लूँगी। वाह क्या बात है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। भाभी दिव्या ब्लैक बेल्ट है, आपको इसके होते एकम की कमी कभी नहीं महसूस होगी। मेरा मतलब ये आपको अकेले नहीं रहने देगी और मुसीबत में आपकी बॉडीगार्ड भी होगी। मैंने तो मिशन का नाम भी सोच लिया, भाभी की बॉडीगार्ड सखी, ठीक है ना? नितिन बोला। अरे झल्ले, मिशन का नाम रखना है, किसी भोजपुरी फिल्म का नाम थोड़े ही रखना है। मिशन का नाम तो मिशन सरला या मिशन हवेली होना चाहिए। क्यों भाई, तुम दोनों की क्या राय है? शिवम ने अतुल और एकम की तरफ देख कर कहा। हाँ ये ठीक है। दिव्या तुम चली जाओ, तुम्हारे साथ भाभी सेफ रहेंगी। और शिवम यू आर ग्रेट। क्या नाम सोचा है मिशन का? मिशन सरला। चलो यही नाम रखते हैं। वैसे मिशन हवेली भी अच्छा है, या ऐसे करते हैं इस मिशन को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले मिशन का नाम मिशन हवेली रखेंगे, इस मिशन में हम हवेली के राजों का पता लगाएंगे और दूसरे मिशन में सरला को पकड़ेंगे और नाम रखेंगे मिशन सरला। अतुल बोला। वाह, हाथ क्या पकड़ाया, बाँह ही पकड़ ली। अरे यार, कोई मिशन चाँद या मिशन मंगल भी रहता होगा, वो भी दे दो। फ्री में काम करने वाले मिल रहे हैं, करते रहो मिशन। नितिन मजाक में बोला। अरे यार ले ले, जो लेना है। चाँद और मंगल का तो नहीं, पर एक मिशन मनु के मायके का ज़रूर करेंगे, एकम ने बताया। भाभी का काम है तो फ्री में ही करेंगे, अगर तेरे लिए कुछ करते तो ज़रूर पैसे लेते। अब आगे की सारी तैयारी करो, फिलहाल अपने अपने काम पर चलते हैं। मिशन हवेली स्टार्ट कब करना है? अतुल बोला। आज दोपहर को शुरू कर देते हैं। मनु तुम दिव्या को लेकर हवेली चली जाना, दिव्या का नाम बदल देना, फिर सरला से कहना कि उस दिन तुम नशे में बेहोश हो गई थी तो दिव्या ने तुम्हें बचाया है। इतने दिन तुम उसके घर में ही बीमार पड़ी रही, अब ठीक हुई हो तो आ गई हो। बाकी वो कुछ पूछे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कह देना मुझे उस दिन जूस पीने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। दिव्या तुम कह देना कि तुम दिमाग की डॉक्टर हो, वो तो तुम्हें आरुष को ठीक करने के लिए कहेगी। ध्यान से करना जो भी करना है, ये मत भूलना कि वो बहुत शातिर है, एकम बोला। कोई कितना भी शातिर हो, दिव्या उसकी जड़ों तक निकाल लाती है। तुमने अभी मेरा काम देखा ही नहीं है। अच्छा मैं भी चलती हूँ, मैं काम पर जाकर 2-4 दिन की छुट्टी ले आती हूँ, दिव्या बोली। अगर मिशन आज से शुरू करना है तो इन्हें तैयारी भी तो करनी होगी। ऐसा करो दिव्या, तुम छुट्टी के लिए फ़ोन कर दो, फिर हम लोग मिलकर तुम्हें भेजने की तैयारी कर लेते हैं, नितिन बोला। हाँ ये ठीक है, इन्हें ऐसे बिना तैयारी के कैसे पैसे भेज सकते हैं, शिवम बोला। तब दिव्या ने उसी वक्त अपने ऑफिस फ़ोन करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। शिवम बोला। दिव्या ये लो, मिशन के काम आने वाली भी कुछ दवाइयाँ ले लो और समझ लो,
उसने अपने बैग से निकाल कर कई दवाइयाँ दी। दिव्या ने उन पर अपने हिसाब से नाम लिख लिए और मनु को भी समझा दिए। नितिन ने मनु और दिव्या को किसी का फ़ोन हैक करना सिखाया और उन्हें छोटे छोटे कैमरे दिए। उन्हें सेट करना भी सिखाया। अतुल ने उन्हें छोटे छोटे माइक्रोफोन दिए ताकि वो 24 घंटे सरला पर नज़र रख सके। अच्छा मानसी, मैं अपने घर से कपड़े वगैरह ले आऊँ? दिव्या बोली। चलो मैं ले चलता हूँ, तैयारी कर लेना, मैं छोड़ भी जाऊँगा, अतुल बोला। फिर जब सब कुछ हो गया तो अतुल और दिव्या वहाँ से चले गए। उनके जाते ही शिवम ने कहा, चलो भाभी आपको चेक कर लूँ, फिर मैं भी चलूँ। कहकर उसने मनु को चेक किया। वो अब बिल्कुल ठीक थी। शिवम भी मनु को चेक करने के बाद चला गया। एकम और मनु अकेले रह गए तो मनु ने एकम से पूछा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों बुरा क्यों मानूंगा, जो पूछना है पूछो, एकम बोला। वो दिव्या, वो मेरा मतलब है कि मुझे लगा जैसे आप उसे पसंद करते हो या करते थे। नहीं, वो आज आप जैसा बिहेव कर रहे थे उससे लग रहा था कि आप उसे दिखाने के लिए वो सब कर रहे थे, मनु ने झिझकते हुए कहा और उत्तर के लिए उसकी तरफ देखा। एकम मुस्कुरा कर बोला, हाँ तुम्हें भी पता लग गया, मतलब मैं नाटक कर रहा था, ये तुम्हें भी पता लग गया, लेकिन तुम ये गलत समझी कि मैं उसे चाहता हूँ। असल में ये उल्टा है, दिव्या मुझे पसंद करती थी जबकि अतुल शुरू से दिव्या को पसंद करता था। इसलिए मैंने आज जानबूझकर दिव्या के सामने ये सब किया ताकि दिव्या मेरे बारे में सोचना छोड़कर अतुल के बारे में सोचे। अच्छा, तो आप इसलिए मुझे बार बार पकड़ रहे थे ताकि उसे लगे कि हम में बहुत प्यार है? मैंने तो उल्टा ही समझ लिया था, मनु ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। एकम की आंखों में शरारत दौड़ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, वो भी है, इसके अलावा मैं मौके का फ़ायदा भी उठा रहा था। तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी, दिल कर रहा था तुम्हें पकड़े रखूं। उसके कान के पास कहते हुए एकम ने उसे गले लगा लिया और बोला, वहाँ अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूँगा किसी बहाने से आऊँगा, फ़ोन रोज़ करना। देख लो अभी तुम यहीं हो और मैं तुम्हें अभी से मिस करने लगा, कहकर उसने मनु के कान को चूम लिया। मनु ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अच्छा छोड़ो, मैं कपड़े पैक कर लूँ, दिव्या आ गई तो क्या सोचेगी, कहकर मनु भागकर ऊपर चली गई। उसके जाते ही एकम उस वक्त को याद करने लगा जब वो साथ पढ़ते थे। तब एक दिन अतुल ने उसे बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है। फिर उसने एक दिन उन सबको दिव्या दूर से ही दिखाई। इसने दिव्या को उसी दिन देखा था, इससे पहले इसने दिव्या को नहीं देखा था। तब इन सब में बचपना था। जब भी दिव्या इनके पास से गुजरती तो ये अतुल को छेड़ते। दिव्या क्या सोचती है ये इन्हें पता ही नहीं था। फिर एक दिन दिव्या ने इनके पास आकर कहा, एकम मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी है, 1 मिनट बाहर चलो। इसने सोचा कि अतुल के बारे में ही बात करनी होगी तो ये बेझिझक चला गया। एकम, मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने देखा है तुम मुझे देखकर अतुल शिवम को इशारे करते हो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, दिव्या ने कहा। दिव्या सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम्हें गलतफहमी हो गई। असल में मैं नहीं, अतुल तुम्हें पसंद करता है, उसने हमें बताया था, इसलिए जब हम तुम्हें देखते हैं तो उसे छेड़ने के लिए इशारे करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई के अलावा किसी से प्यार नहीं है। बाकी तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, बस वो कॉलेज कर लेगी तो उसे घर ले आऊँगा, एकम बोला। लेकिन क्या तुम्हें वो पसंद है? इस तरह बचपन में कौन शादी करता है? कहीं तुम मुझे बुद्धू बनाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे, या अतुल के कारण तो ऐसा नहीं कर रहे, दिव्या बोली। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शादी हुई है और मेरी पत्नी मानसी बहुत सुंदर है, मैं उसे देख कर आया हूँ। तुम शिवम या अतुल से पूछ लेना, वो मेरे साथ गए थे देखने, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कहकर वो वापस आ गया। उस दिन के बाद से आज तक इनमें से किसी ने भी वो बात दोबारा नहीं छेड़ी, पर उस दिन के बाद भी अतुल ने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा। उसी ने साइकोलॉजी के बाद उसे पुलिस में नौकरी को बताया और अब 2 साल हो गए उसे लगे हुए, सब वैसे ही चल रहा है। उसके सोचते सोचते मनु पैकिंग करके वापस भी आ गई। वो आकर उसके पास बैठ गई। आप क्या सोच रहे हो? तुमसे बात करके अपने पुराने दिन याद आ गए। तुम्हें पता है मैं तुमसे मतलब अपनी पत्नी मानसी से मिलने तुम्हारे स्कूल भी गया था। क्या? कब गए थे आप? फिर मैं मिली थी क्या आपको? मनु ने पूछा। जब अतुल, शिवम और नितिन को मेरी शादी के बारे में पता चला तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए कि हमें भाभी को देखने जाना है। तब हम चारों तुम्हारे स्कूल गए थे।
तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तुम भी रेसिंग और हाई जंप में फर्स्ट आई थी। हम तुम्हारे पास गए थे, तुम्हें बधाई भी दी थी। मैंने तुम्हें फूल दिया था, याद है तुम्हें? उसने मनु का मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। मनु ने हैरान होकर पूछा, क्या वो आप थे? और वो तीन, ये तीनों थे? हो, मनु कैसे भूल सकती थी उसे? उसने वो फूल आज भी अपनी डायरी में रखा हुआ था। उसे पहली नज़र में एकम से प्यार हो गया था। जब वो मिले थे उस वक्त उसे इतना पता नहीं चला, पर बाद में उसने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मनु की आंखों से पानी आ गया। एकम उसे देख ही रहा था। उसे रोते देखा तो उसने मनु से पूछा, क्या हुआ? मनु ने अलमारी से अपने बैग से डायरी निकाल कर उसमें रखा सूखा गुलाब का फूल एकम को दिखाते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, ये वो फूल है जो आपने उस दिन मुझे दिया था। वो अपनी डायरी हमेशा अपने बैग में ही रखती थी। उस दिन पार्टी में आते वक्त भी उसने इसे अपने दूसरे बैग से निकाल कर इस बैग में डाल लिया था। एकम ने डायरी पकड़कर उस फूल को देखा। उस डायरी में नीचे एक शेर लिखा था। उसने वो पढ़ा, कुछ पल तो रुके होते, हमें बाहों में ही भर लेते, दोबारा हमसे मिलने का कोई वादा ही कर लेते। एकम ने ये पढ़ते ही उसकी तरफ देखा। वो एकम को देखकर रोए जा रही थी। एकम कुछ कहता उससे पहले ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। उस दिन आपके जाने के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, कई बसों के पीछे भी भागी पर आप नहीं मिले। कई सालों तक आपको याद करती रही। फिर सोचा कि मैं यूं ही आपके बारे में सोचे जा रही हूँ। आपने ये फूल मुझे नहीं मानसी को दिया था। उस दिन से मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, पर दिल के एक कोने में आप हमेशा से ही थे। पर यह भी था कि मुझ जैसी को आप सा कोई कहाँ मिल सकता था। सो जहाँ किस्मत ले जाती गई चलती गई। जब माँ बाप ने ठाकुर चरण सिंह के कहने पर आपसे शादी करने को कहा तो एक बार नहीं सोचा था कि आप वही हो सकते हैं। मैं तो कब की वो बात भूल ही गई थी। मनु बोलती चली गई। मैं उस दिनों दोस्तों के कहने पर तुम्हें देखने के लिए गया था, पर तुम्हें देखकर मैं खुद भी वहीं रह गया था। मैं भी कई दिन तक तुम्हें याद करता रहा। फिर मैं भी पढ़ाई में बिजी हो गया। उसके बाद मैं 2 साल के लिए कनाडा पढ़ने चला गया। क्या आपको पता था कि जिससे आप मिलकर आए थे उसी से आपकी शादी हुई है? मनु ने पूछा। जब शादी करके तुम आई तो मुझे लगा कि तुम मुझे मिल ही गई। फिर अगली सुबह पता चला कि तुम मानसी नहीं हो। तब मेरा दिल टूट गया और इसलिए मैं वहाँ से चला आया था। एकम ने बोलते वक्त दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा हुआ था और वो अपने अंगूठे से उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछ रहा था। अचानक से उसने मनु के गालों को चूम कर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी तकदीर में भगवान ने ज़्यादा सुख नहीं लिखे थे। माँ गुम हो गई, छोटा था, ढूंढ नहीं पाया। अब ढूंढा तो कुछ पता नहीं चला। फिर पापा थे, उनसे माँ के कारण नफरत हो गई। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सरला को मम्मी कहने लगा। उसके इशारों पर नाचता रहा। हर बार उस भगवान को कोसता था कि दुनिया में हर किसी को प्यार दिया। मेरी तकदीर लिखते वक्त सो गए हो क्या? फिर तुमसे शादी करके भी खुश हुआ, लेकिन तुम्हारे बदलने के बारे में सुनकर बहुत कोसा भगवान को कि किस कलम से मेरी तकदीर लिख दी। पर आज लिखता है कि लिखा तो बहुत कुछ अच्छा था मेरी किस्मत में भी, बस मुझे पता अब चला है। कहकर उसने एक बार फिर उसे गले लगा लिया और दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया। क्या मनु और एकम की ज़िंदगी में खुशियों के पल ठहर जाएंगे या फिर उन्हें अलग होना पड़ेगा? क्या एकम अपने पिता को कैद से आज़ाद कर उन्हें उनका हक दिलवा पाएगा? क्या एकम अपने माँ को ढूंढ कर उन्हें उनकी जगह दिला पाएगा? सरला की अगली चाल क्या होगी जब वहाँ दिव्या और मनु पहुँचेंगे? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।